हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है उसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज़ करके किस तरह से आराम से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं यूजिंग ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और किस तरह से हमें हर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन के कुछ लॉजिक्स को यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद हम वो वाले क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में ही हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसके ऊपर जो रूल्स लगने वाले हैं या फिर जिसके अंदर जो इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल सेम होंगी जो हमने पहले जो रेक्टिलिनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही होते हैं, बट हम लोग उसको अलग से थोड़ा सा करवाते हैं ताकि इसको एज अ सेपरेट टॉपिक दिखाया जा सके। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी होती है तो वो भी हम इस टॉपिक के थ्रू बता पाएंगे। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक मैं यहाँ पर आज का जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर बोल रहा हूं तो इसको मैं टेक्निकली एक और चीज बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ फ्री फॉल। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सिर्फ फॉल करती है तो इसको हम लोग कहते हैं कि फ्री फॉलिंग मोशन होता है, इसको फ्री फॉल कहा जाता है। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी हम सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, बट वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है 2D में। यहाँ पर जो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं वो 1D में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है कि इससे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, राइट। अच्छा, इसमें जानने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपका जैसे हमारे पास अर्थ है, ठीक है, जैसे इस तरह से मैंने आपको एक अर्थ बना के दे दिया है, इस तरह से मैंने बहुत ही जूम आउट करके दिखा दिया कि मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, ये उसका सेंटर है। तो क्या होता है कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को जो उसके पास में वेरी क्लोज टू द सरफेस अपने सेंटर की तरफ जी से खींचता है। इस जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग जी को कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो सेंटर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जी से खींचा जाता है, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर आपको जी की तरफ से खींचा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा, अब जूम आउट करके मैंने आपको दिखा दिया, अब हम जूम इन करेंगे। तो जूम इन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई एक फ्लैट सरफेस है और उस पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें भी एक बहुत मतलब कॉमन केस हम उठाने वाले हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला केस। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, अब देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब साइडवेज किसी एंगल पे फेंक रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस हाइट से फेंक रहे हो उसी हाइट पे कैच कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का लिया है और आपने कुछ स्पीड इसको दे दी, मान लीजिए u, आपने u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको अपने हाथ से छोड़ा, अब ये फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगा। फ्री फॉल करने का मतलब है कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ फेंक करने रहेगा। तो होगा क्या, इसको धीरे धीरे स्लो डाउन किया जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसके लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होते 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 एक टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और बाद में उसी लाइन के अबाउट नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आप उसको उसी हाइट पे कैच कर लेते हो तो आप देख सकते हो यही जो लाइन है ना, ये लाइन हमारे पास प्रोजेक्शन लाइन भी है और कैचिंग लाइन भी है। ठीक है, तो दिस इज प्रोजेक्शन लाइन एज वेल एंड कैचिंग लाइन भी हमारे पास ये है। ठीक है, तो अगर आपका प्रोजेक्शन लाइन और कैचिंग लाइन सेम होता है तो हम लोग उसको कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा हमारे पास नहीं है कि इसमें हम कुछ नया कुछ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे या फिर नए फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, बिल्कुल नहीं करने वाले। इसको हम सिर्फ अलग से पढ़ रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस में सारी की सारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होंगी, बिकॉज यहाँ पर जो जी है वो आपका थ्रू आउट हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट लेते हैं फॉर द सेक ऑफ जितने हाइट तक ये मोशन कर रहा है। तो इसमें हमें कुछ चीजें निकालने को बोली जाती हैं, जैसे हमारे पास जो इंटरेस्टेड जो हमें निकालने का इसमें होता है वो हमारे पास होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि याद करने के बजाय इसको समझने की कोशिश करो कि मैं निकाल कैसे रहा हूं। जैसे अगर ग्राउंड टू ग्राउंड क्वेश्चन करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई यहां से मोशन स्टार्ट हुआ और यहीं पर आके रुक गया। तो अब आपको बोला जा रहा है कि भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि भाई कितने समय तक ये हवा में रहा, यहां से देखिए यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें होगा क्या कि आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल यहीं पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप जीरो रख दीजिए ut, और आप क्या करोगे, देखो g क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, u के अपोजिट है तो आप इसको माइनस जी लोगे,
एंड हमारे पास हो जाता है टी स्क्वायर। इससे हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, टी की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक आ जाएगी 2u/g। अब जो जी टी इक्वल टू 0 है वो तो आपका स्टार्टिंग टाइम है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो नहीं सकता, तो यहां से हमें सीधा सीधा मिल जाता है कि भाई इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो हमारे पास 2u/g होगा, राइट। इस तरह से हम लोग इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें करनी है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अच्छे से समझा है तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, राइट। और ये बस एक अलग से एक्स्ट्रा मान लो रेक्टिलिनियर मोशन का एक टॉपिक और मैं करवा रहा हूं। सो अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें एक और चीज पूछी जाती है भाई कि मैक्सिमम हाइट कितना है। भाई ये पार्टिकल अगर देखा जाए तो जमीन से लेके यहां तक मैक्सिमम हाइट इसने कितनी एक्वायर की, मान लीजिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो रही होगी बिकॉज रुक रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेक्टिलिनियर मोशन में अगर कोई भी चीज मुड़ती है तो उस मुड़ने वाले पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। तो बेसिकली मैं क्या बोलता हूं, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करने वाले हैं। तो हमारे पास फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, इनिशियल यू स्क्वायर है प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं कि भाई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कितने हाइट तक पार्टिकल राइज करता है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये तो हमारे पास टोटल टाइम हो गया यहां से जाके वापस आने का। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि भाई यहां से जाके यहां तक आने का हमारे पास टाइम कितना है, मान लीजिए t1 है, और यहां से उतर के नीचे आने का टाइम भी हमारे पास कितना है, मान लीजिए t2 है। तो ये जो t1 है इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। इसके लिए भी अलग नाम है, t1 हमारे पास कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और जो t2 हमारे पास है वो कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, एसेंट एंड डिसेंट। और हमारे पास जो t1 है वो t2 के बराबर होता है बिकॉज सिमेट्रिक मोशन है, और इसको आप कह सकते हैं हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। तो इस तरह से हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, t1 इज द टाइम ऑफ एसेंट, t2 इज द टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देता है। दैट मीन्स t1 प्लस t2 इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है, इसमें कुछ नया नहीं है करने के लिए, राइट। बस मोशन अंडर ग्रेविटी हमने बोल दिया, इसमें फिक्स हो जाता है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो 10 या फिर 9.8 डाउनवर्ड्स होगा, दैट्स इट। आपको जैसा बोला गया है साइन कन्वेंशन के साथ इक्वेशंस लिखिए, आप वैसा ही लिखिए, वैसे ही चीजों को सॉल्व करिए, आराम से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई तो इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और फिर मैं इसके ऊपर सीधा क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसमें ज्यादा हमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं इसमें। ओके, नाउ लिसन। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें अब कुछ भी क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या बोला कि भाई यहां पर हमने ग्राउंड लिया हुआ था, ठीक है, और ग्राउंड से मैंने इसको ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको जी मैंने बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आपको यूज करना है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर बाद में नीचे की तरफ इस तरह से आके यहाँ पर रुक जाएगा, सबको पता है, ठीक है। अब मैंने ये बोला है, आपसे पूछ लेता हूं कि भाई आप बताइए कि वो हाइट कितना होगा, राइट, जब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो आधा हो गया होगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई होगी, तो उस टाइम पे हाइट कितना हो रहा होगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी रेक्टिलिनियर मोशन का पार्ट ही है। इसमें सारी की सारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होगी, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है, और ज्यादा हमें दिमाग लाने की इसमें जरूरत है नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें करने की जरूरत नहीं है इसको। नाउ अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल सा तरीका बोला है उन्होंने, बोला है कि भाई यहां से यहां हाइट निकालो, या बेसिकली हम कह सकते हैं भाई यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। क्या करना है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूं तो क्या हो जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल स्पीड कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर, ये हो जाता है 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -10 इंटू h। तो अगर आप h यूज करोगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 20 बन जाता है, दैट इज व्हाट 100 माइनस 25 इज 75। तो 75 अपॉन 20 अगर मैं बात करूंगा तो h की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाती है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 3.25 मीटर्स।
यानी इतनी हाइट तक वो राइज करने वाला है। कुछ नया हमें समझने की जरूरत नहीं है इसमें। मोशन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक क्यों होता है मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था पहले भी, ठीक है। चलो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भाई मोशन सिमेट्रिक क्यों होता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। बाकी सॉल्विंग करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लैरिटी दिलवा देता हूं इसके बारे में। तो देखिए यहां पर, जैसे अगर मैं बोला कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे पास हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बोला कि भाई कुछ स्पीड दे दी मैंने, मान लो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 50 मीटर पर सेकंड दे दी, और जी को हम वही 10 लेने वाले हैं। तो मैं पता है कि ये पार्टिकल ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाके एक पॉइंट पे टर्न लेगा और उसी लाइन के अबाउट वापस लौट के आ जाएगा। अब होता क्या है, इस मोशन को अच्छे से समझो। ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब जैसी बॉल यहां पहुंचेगी उसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। तो दैट मींस 50 मीटर पर सेकंड आपका ये हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसके टाइम स्टेम्स बनाता हूं तो उसको समझ लो धीरे धीरे। हर एक सेकंड में देखो जी आपका क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में ये जो पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड गवा देता है या लेता है, क्योंकि अपोजिट में जा रहा है तो गवाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में हमारे पास मान लीजिए स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो घट के हमारे पास कितनी होगी स्पीड, 40। उसके बाद हमारे पास कितनी हो जाएगी, 30। तो मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड हो गई, राइट। फिर हमारे पास हो जाएगी 20, तो आप देख लीजिए 20 मीटर पर सेकंड हो गई। और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगी, 10। तो फाइनली 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और फाइनली जाके हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमें पता ही है भाई ऊपर 0 हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर डिस्टेंसेस कम क्यों किए, बिकॉज इस रीजन में हमारे पास जो स्पीड है वो फास्टर है। तो 1 सेकंड का इंटरवल हुआ है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड गवाई है उसने, तो 1 सेकंड में यहां पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। एवरेज स्पीड यहाँ की ज्यादा आएगी, राइट। आप चाहो तो एवरेज स्पीड निकाल लो, राइट। इसकी स्पीड ज्यादा आएगी, इसका मतलब 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। उसके बाद कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा हर 1 सेकंड के इंटरवल में आपकी डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। अब होता क्या है, इस लाइन के अबाउट सिस्टम सिमेट्रिक रहता है। इसका मतलब इसके सामने ही अगली बार जब वो स्पीड अटेन करना स्टार्ट करेगा दोबारा से नीचे जाते समय, उसी हाइट पे होगा, उसको 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी। इसी के हाइट पे होगा तो उसको 20 मीटर पर सेकंड स्पीड मिलेगी। इसके हाइट पे उसको क्या मिलने वाला है, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड मिलने वाली है। इसके हाइट पे हमें 40 मीटर पर सेकंड स्पीड मिलने वाली है। तो प्योरली सिमेट्रिक मोशन होता है, यानी आपके सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होता है। इसका मतलब अगर मैंने ये हाइट चुन लिया है ना, ये वाला h, तो इस हाइट पे ऊपर जाते टाइम भी वेलोसिटी जितना है उतना ही नीचे आते टाइम भी स्पीड होगा, यानी सेम हाइट पे सेम स्पीड होता है। दूसरी बात, अगर मैं बोल देता हूं कि भाई यहां से इस लेवल से यहां तक जाने में अगर इसको t टाइम लगता है, तो यहां से उतर के इधर ही तक आने में t टाइम ही लगने वाला है, राइट। दूसरी बात, यहां से यहां तक जाने में अगर मान लो t2 टाइम लग रहा था, तो यहां से उतरने में भी यहां पर t2 टाइम ही लगेगा, समझ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपने कहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बना दी हैं, उनके बीच में अगर इस साइड में जाने में कुछ टाइम लगता है तो उस साइड में उतरने में भी उतना टाइम लगेगा। बस क्या है कि चीजें सेम रहती हैं बट डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, राइट। और उसके ऊपर भी अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल लाइन तक ले जाना चाहते हैं तो जितना उसमें टाइम लगेगा उतना ही उसके नीचे आने में टाइम लगेगा, और करस्पॉन्डिंग हाइट पे वैल्यू सेम रहती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहने वाली है, एक्सेलरेशन का तो डायरेक्शन भी सेम रहने वाला है, स्पीड की वैल्यू सेम रहने वाली है, और हाइट तो डेफिनेटली सेम रहने वाली है। बस इतना इसमें समझने वाली बात है, इसके अलावा इसमें कुछ और समझने वाली बात नहीं है। तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करके समझ सकते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपको, जैसे मैंने इसमें बोल दिया, एक और सिंपल चीज बताता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया, स्पीड नहीं दी आपको, मैंने बोला कि भाई यार ऊपर तक जाएगा और बाद में वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर हाइट लिया मैंने, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि भाई यहां से यहां तक जाने में इसको लगता है 2 सेकेंड, यहां से ऊपर से इधर उतरने में इसको लगता है 1 सेकेंड। आपको बताना है कि इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा होगा। ये u है तो आपको बोला गया कि u भाई बंदे का कितना रहा होगा, ये बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें हमारे पास वो सिमेट्री वाला फंडा कैसे यूज करेंगे, मैंने बोला सिमेट्री होती है। सिमेट्री होती है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से यहां उतरने का टाइम 1 सेकंड है तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक चढ़ने का टाइम भी 1 सेकंड ही होगा, राइट। यहां से यहां जाने का 2 सेकंड है तो यहां से यहां उतरने का भी 2 सेकंड होगा। तो यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 सेकंड का हो जाएगा,
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड का हो जाता है। और हमने देखा है कि भाई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मैंने फॉर्मूला भी बनाया था, अगर नहीं बनाना है तो भी आप कोई बात नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज गोइंग टू बी 2u/g। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो 2u/10, तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया होगा फॉर दैट टू हैपन। ठीक है, सो इस तरह से कोई भी क्रिएटिव क्वेश्चंस वो दे सकते हैं, मतलब कोई भी चीज छुपा देंगे और बोलेंगे भाई इस चीज के बारे में बताइए, तो डुएबल है, राइट? ऐसा नहीं कुछ नया हम कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट इट्स अ टाइप ऑफ मोशन, इसमें थोड़ा सा टर्न लिया जा रहा है और ज्यादा उसमें कुछ नहीं हो रहा, राइट? चलिए, इसमें हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस भी सोच सकते हैं करने के लिए। जैसे ये तो मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन ले लिया, और भी बहुत केसेस होते हैं, उनको हम क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे, हम केस बाय केस लेके नहीं बैठने वाले। जैसे मैंने बोला कि इसी में थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं। चेंज कैसा लिया है भाई, हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बनवा दिया है, और हमने बोला कि भाई इस हाइट, इस जो बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट मैंने बोल रखी है कि भाई आपको 50 मीटर की हाइट दे के रखी हुई है, और यहां पर मैंने एक इसको बॉल को प्रोजेक्ट किया, कितने से प्रोजेक्ट किया, 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, तो आपको पता है कि यहाँ होने क्या वाला है, मान लेंगे भाई नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली वहीं पर भी आ सकता है, बट लेट्स अज्यूम कि वो नीचे की तरफ जा रहा है और फाइनली यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से फाइनली बॉल यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बोली हैं, मान लीजिए यहाँ पर 20 स्पीड से जाएगी, तो आपको ये v भी निकालना है, ये बोल दिया है। आप बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, पहले तो आप बताइए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वो निकालिए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है कि टोटल टाइम कितना ले रहा है, ठीक है, नीचे तक पहुंचने के लिए, मतलब जब तक मोशन स्टॉप नहीं हो जाता उसको कहते हैं। और फाइनली जब वो नीचे पहुंचा तब v कितना है, जब वो नीचे पहुंचने टाइम पर उसने जो स्पीड अक्वायर की होगी वो कितनी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोला है। अब ये क्वेश्चन का मैंने कोई केस नहीं करवाया और मैं कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि करवाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो बेसिकली मैं क्या कहता हूं कि भाई इसमें हम लोग थोड़ा सा अपना ट्रिक लगाते हैं, जो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन में पढ़ा था, हम लोग थोड़ा वो देखते हैं ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां से मोशन स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो क्या ये बन गया, ये बन गया है ओरिजिन। ठीक है, और अब ध्यान से सुनते हैं, हमें सिर्फ एक चीज पता है कि जब पार्टिकल घूम के वापस आ रहा है तो ये यहां पहुंच गया है, इसका मतलब यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको आता होगा, -50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो अगर आप चुन लेते हैं कि ओरिजिन ये है, और मैंने हमेशा बोला कि हम लोग जनरली इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो इसके ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट के दौरान यहां से इधर पहुंच रहा है, तो -50 का डिस्प्लेसमेंट है एंड तक पहुंचते पहुंचते। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -50 मीटर का हमारे पास हो चुका है, ये हो गया। अब आपको क्या बोल रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, देखो ध्यान से। इसमें हमारे पास क्या होता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो हम निकाल लेते हैं भाई यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट में क्या टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s = ut + ½ at²। ये अगर मैं लगा लेता हूं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, -50, u हमें दिया हुआ है कितने का, 10 t, और +½ × -10 × t का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे इजी लगने के लिए। तो पहले हम लोग इसको कॉमन चीजों को काट देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 5 हटा दो इसमें, तो -10 = 2t - t², so it becomes t² - 2t - 10 = 0। ये आपकी इक्वेशन फाइनली बन जाती है। अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस, लेट्स सी। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि भाई इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास t कितना आ जाता है, t इज 2 ± b² - 4ac। तो कितना हो जाएगा, 4 + 40 होल डिवाइड बाय कितना, 2। तो t की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 ± √44 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट इट 2 √11/2। तो फाइनली जो तुम्हारा टाइम बनेगा दैट विल बी 1 ± √11। अब देखो नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कौन सा टाइम एक्सेप्ट करेंगे, √11 + 1, ये हमारे पास टाइम है। तो लगभग आपका 4 पॉइंट समथिंग सेकंड्स के आसपास आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो एग्जैक्टली निकाल सकते हो कि कितना आने वाला है, राइट? तो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। चाहो तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेटर अगर मैं यूज करूंगा तो कैलकुलेटर के हिसाब से √11 हमारे पास 3.31 होता है, तो 4.41 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.41
सेकेंड्स। तो 4.41 सेकेंड्स का आपका आंसर आ गया। दिस इज द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू रीच एट दिस एंड, राइट। तो होता क्या है भाई, अगर इस मोशन को अच्छे से समझाऊं तो देखो भाई, अगर मैं इसको साइड से दिखाता हूं तो आपका पार्टिकल यहां तक गया, पार्टिकल हमारे पास यहां तक जा रहा है ऐसा, उसके बाद हमारे पास ऐसा करिए, मैं साइड से दिखाता हूं कि इतना आया। तो डिस्प्लेसमेंट का सीन क्या रहेगा, देखो तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर बढ़ता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ता चला जाता है। देखो ऐसे बढ़ा, यहां बढ़ा, और यहां पर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इधर नीचे आना स्टार्ट कर देगा तो इससे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लीजिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर और नीचे होगा, फिर और नीचे होगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो आपका फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ हो जाता है। तो -50 जब आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसने बता दिया कि भाई जब -50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह से आराम से हम ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग ये वाला कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला कि भाई v कितना होने वाला है। तो भाई v निकालना तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करो। तो आपका कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u, है ना। तो u हमारे पास कितना हो जाता है 100, तो 100 प्लस 2 माइनस 10 इंटू s हमारे पास कितना दिया हुआ है, s 50, राइट। लेकिन 50 डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास -50 आएगा बिकॉज नीचे की तरफ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 100 प्लस कितना हो जाता है यहाँ पर 500,000, तो हमारे पास हो जाता है 1000 इधर बनेगा। तो अगर मैं सीधा सीधा आंसर निकालना चाहता हूँ तो आपका 10√11 का स्पीड आपका एंड पे आ जाएगा। तो अगर अप्रोक्सीमेटली लगाओगे तो आपका आंसर बेसिकली 3.41 आता है √11, तो आपका 34.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो इसका लगभग आपका जो आंसर आने वाला है वो है 34.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है सीधा सीधा आंसर आ जाता है। इस तरह से हम आराम से इनको निकाल सकते हैं। सो आई थिंक ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास ये हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस उठाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे ही बनाए जा सकते हैं, आई मीन है तो रेक्टिलियन मोशन ही। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, राइट, देख लीजिए, राइट। देखो यहां पर ध्यान से, जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया कि भाई मैंने क्या किया कि अब मैं अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने पार्टिकल को लिया और इसको 0 स्पीड से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो 0 स्पीड से मैंने अगर ड्रॉप किया तो ये ड्रॉप होते चला रहा है, कोई भी ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि फाइंड, पहली बात तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। एक तो ये हमें निकालने को बोला गया, ठीक है। सेकंड हमें बोला है कि रेशियो ऑफ एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्या मतलब है मैं बताऊंगा, है ना। और थर्ड, ratios of time taken to cover equal successive distances, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 3 तरह की चीजें दी गई हैं, इनका रेशियो निकालना, और ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन या तो मेंस में आ जाते हैं या फिर कभी कभी एडवांस में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई आपका पहले वाले दोनों हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें इक्वल टाइम इंटरवल चुनना है, राइट। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए टी टाइम बाद हर टी टाइम बाद हमारे पास एक क्लॉक है और हर टी टाइम बाद हम लोग देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है। तो पहले मैंने बोला कि भाई टी टाइम बाद हम बात करेंगे तो इसकी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर S1 नीचे चल के आ गया होगा, ये टी टाइम पे हुआ। अगले टी टाइम में हम बात करें तो उसका मतलब टाइम टोटल 2t हो चुका है
है ना, तो उस केस में हमारे पास कितना आ गया है, S2 हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले 3t टाइम में हमारे पास कितना होगा ये, उसके बाद हमारे पास कितना है S3 टाइम इंटरवल हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास टाइम इंटरवल्स चेंज होते रहे। पहले वाला हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की बात की है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उस टाइम तक, उसका हमें रेशियो निकालना है, तो बेसिकली हम वो निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है भाई, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई क्योंकि स्पीड जीरो है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भाई जीरो से यहाँ तक टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हम वही क्वेश्चन यूज करने वाले हैं, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे, कर लेते हैं भाई। तो पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही करते हैं। तो हमारे पास S1 कितना हो जाएगा, U0 है हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा S2 की बात की जाए तो S2 हमारे पास टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो भाई इसके लिए टी टाइम लगा, यानी यहां तक भी टी टाइम लगा और यहां तक भी टी टाइम लगा, लेकिन यहां तक के लिए तो 2t लगा ना, इसके बाद 2t लिया। तो अगर मैं S2 यानी टोटल डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाफ जी इंटू 2t का होल स्क्वायर, राइट। S3 की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ जी इंटू 3t का होल स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं Sn की बात करूंगा तो हमारे पास कितना हो जाता है, हाफ जी इंटू nt का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो कॉमन चीजें कट जाएंगी, क्या बनेगा, S1 is to S2 is to S3 and so on and so forth। क्या बनेगा ये, 1 is to 2 square is to 3 square and so on and so forth, 4 square so on and so forth, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स का अगर निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू दैट टाइम, तो उनका जो रेशियो आता है वो इस तरह का आता है, स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का रेशियो आता है। सेकंड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड वाले में हमें बोला है कि रेशियो ऑफ एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अब ये बोल रहे हैं एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या होता है कि भाई सक्सेसिव, अगर ये S1 चला है तो मैं S2 अब इसको ले रहा हूं, है ना, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो मान लीजिए मैंने क्या बोला कि भाई इस तरह से मैंने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास जीरो स्पीड हो गई इधर, 0 मीटर पर सेकेंड, और मैंने वही फिर बना दिया। अलग चीज पूछ रहे हैं वो, तो भाई यहाँ पर टी टाइम है, यहाँ पर जब वो आया था तो 2t टाइम था, और यहाँ पर जब वो आया था तो 3 टाइम था, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई यहां तक मैंने बोला कि भाई इसको मैंने ले लिया S1, इसको लिए मैंने ले लिया S2, इसके लिए मैंने ले लिया S3। तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास सक्सेसिव डिस्टेंसेस हो गए। अब होता क्या है, देखो भाई इसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने यहीं पर सब कुछ सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर जो S2 था यहाँ पर वो S2 नहीं है, तो S1 तो आप अभी भी वैसे निकालोगे, S1 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसके लिए भी T2 टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर S2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप ये पूरी डिस्टेंस में S1 को माइनस कर दो। तो पूरी डिस्टेंस कितना है, हाफ जी इंटू 2t का होल स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू टी का होल स्क्वायर। S3 कितना हो जाएगा, S3 में आप ये पूरी डिस्टेंस को निकालो, कितना हो जाएगा, हाफ जी 3t का होल स्क्वायर, और उसमें आप इसकी डिस्टेंस माइनस कर दो, कितना है, हाफ जी इंटू 2t का स्क्वायर, और ऐसे ही आपका सो ऑन एंड सो फोर्थ होता रहेगा। तो इन तीनों का आप रेशियो अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, S1 is to S2 is to S3 अगर मैं करता हूं तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपका आएगा 1, यहां पर आ जाएगा कितना, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अगर आप चाहिए तो आपको ऑड नंबर्स मिल जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो निकाल रहे हैं तो वो कंप्लीट स्क्वायर्स का रेशियो होगा। अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं इसका, क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो उसके में हमारे पास क्या है, ऑड जो है वो उनका रेशियो होगा, राइट। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर इक्वल सक्सेसिव डिस्टेंस। इसका मतलब है कि अब हम इक्वल टाइम नहीं ले पा रहे हैं, जब वो गिर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले उसने अगर h ट्रेवल किया है उसके बाद भी उसने अगर दूसरा h ट्रेवल किया है, तो उन टाइम्स का हम लोग रेशियो निकाल के बताना चाहते हैं कि भाई वो रेशियो कितना आएगा। तो ये रेशियोज जो हमने लिखे हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे समझने की जरूरत है, इनके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादातर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में आते आता है। वो बोल देंगे कि भाई आपका ये रेशियो बनता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो कैसे बनाओगे। नाउ लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने सीधा बोला हुआ है कि भाई हमें चाहिए कि आपका ये वाला नहीं चाहिए, थर्ड वाले पार्ट में हमें टाइम का चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, इनके कहने का मतलब क्या, देखो पहले दोनों पार्ट तो मैंने सॉल्व करवा दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा हम लिखा रहने देते हैं।
इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। तो थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। तो कैसे करेंगे देख लो। इनके हिसाब से करना क्या है हमें, मान लीजिए ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ये, और हमने क्या बोला कि भाई इसको हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ, इस तरह से मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अगर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है तो पार्टिकल हमारे पास पहले कितना गिरेगा, ये गिरेगा, फिर हमारे पास ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, इस तरह से हमारा पार्टिकल गिरने वाला है। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई अच्छा यहाँ थोड़ा गलत बना दिया मैंने, यहाँ पर डिस्टेंसेस सेम बनानी पड़ेंगे, यहाँ पर टाइम सेम नहीं है तो यहाँ पर सेम डिस्टेंसेस हमें लेनी पड़ेंगे। तो मान लीजिए इसमें जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही इसने भी किया, उतना ही फिर इधर भी किया, और उतना ही भी इधर किया। अब देखो इसमें एक बात हमारे पास जानने वाली है कि भाई सेम डिस्टेंस में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड फास्ट होती चली जा रही है। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना है, एस है, ये भी हमारे पास कितना है, एस है, ये भी हमारे पास एस है, और ये भी हमारे पास एस है। तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस हमने एस लिए। अब हमें बताना है कि मान लीजिए यहाँ पर टाइम t1 लगा, यहाँ पर पहुंचने t2 लगा, यहाँ पहुंचने में 3 लगा, और यहाँ पर t4 लगा, और इन सभी टाइम्स का आपको रेशियो निकालना है कैसे करना है। अब देखो भाई कैसे करते हैं, तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, अभी भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो अगर हमें t1 निकालना है तो देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका इनिशियल स्पीड तो 0 है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो अगर s ट्रेवल होता है तो आपका हाफ g t1 स्क्वायर, तो हमारा t1 कितना आएगा, 2s अपॉन g आ जाएगा, ये हमारे पास t1 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास t1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास t1 आ गया। अब अगर ये t1 आ गया है तो भाई हम लोग दूसरा टाइम निकाल लेते हैं। टाइम एक्चुअल में है तो यहां से यहां तक का पूरा ही ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब अगर वो 2s गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से हमारे पास हाफ g t2 स्क्वायर आ जाएगा। t2 आपका पूरा टाइम है, स्टार्टिंग से टाइम हमेशा पूरा ही होता है, स्टार्टिंग से ही होता है, वो बीच बीच का टाइम नहीं चलता। तो हो जाएगा 2s, या यूं कहें कि सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s अपॉन g का अंडर रूट। तीसरे वाले के लिए निकाल लीजिए, वहां पर हमारे पास 3s है, 3s इज इक्वल टू हाफ g t2 का होल स्क्वायर, t3 सॉरी, तो t3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6s अपॉन g का अंडर रूट। निकाल लीजिए रेशियोस, t1 इज टू t2 इज टू t3, राइट। इसमें हमारे पास क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ 1, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 2, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 3, इस तरह से चलता चला जाएगा रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसमें एक और चीज की जाती है, सक्सेसिव टाइम पूछ लेते हैं कि भाई अब यहां से यहां तक का टाइम लगा t1, मैं इसको t2 लूंगा, मैं स्टार्टिंग से पूरा t2 नहीं लूंगा। ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है। तो अगर मैंने बोला कि भाई नहीं यार, यहां से यहां तक का टाइम मैंने t1 ले लिया, यहां से यहां तक का टाइम t2 ले लिया, यहां से यहां तक का t3 ले लिया, इस तरह से ले रहा हूं कैपिटल T वाला, तो अब क्या होगा, तो भाई अब भी हमारे पास इजी होने वाला है क्योंकि t1 तो दोनों केस में सेम है, जैसा आपका t1 है स्मॉल वाला वैसा आपका कैपिटल T1 भी है, तो ये हमारे पास हो गया। अगर मुझे t2 करना है तो t2 क्या होगा, t2 माइनस t1 होगा, तो ये हमारे पास देख लीजिए कितना होता है, 4s अपॉन g और माइनस 2s अपॉन g, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद t3 की बात करते हैं, t3 हमारे पास क्या है, ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो t3 है माइनस t2 करेंगे, तो आप t3 माइनस t2 कर लीजिए, तो t3 हमारे पास कितना है बताइए, 6s अपॉन g है, t2 इज 4s अपॉन g। तो अगर मैं कैपिटल टाइम्स के रेशियो निकालना चाहता हूं तो t1 इज टू t2 इज टू t3, इनको अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा हमारे पास बनता है √1 माइनस √0, इसको ऐसे लिखने का तरीका है, इसमें क्या बन जाएगा √2 माइनस √1, मतलब बेसिकली पहले वाला माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर आपका कितना हो जाएगा √3 माइनस √2, ये फिर हमारे पास √4 माइनस √3, फिर बाद में √5 माइनस √4, इस तरह से हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं। तो भाई ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा पूछे ही जाते हैं, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया आपको गलत आपका हो जाएगा। वो एक्चुअल में ऐसा पूछेंगे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टेकन टाइम टू कवर इक्वल डिस्टेंसेस, तो उसमें बेसिकली ये वाला पूछ रहे होंगे, ये नीचे वाला ये है। अगर वो पूछ रहे हैं भाई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टोटल टाइम टेकन होगा उसका रेशियो क्या है, तो ये हमारे पास रेशियो हो गया, क्योंकि जो t1 है ना, ये t1 आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, t1 पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, t2 पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, t3 आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का है,
तो T3 कंप्लीट टाइम है वहां तक का, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम लोग एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसके ऊपर, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उठाते हैं। बाकी मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितना हो सके आप मॉड्यूल सॉल्व करिए और PYQ सॉल्व करने की कोशिश करिए, बुक सॉल्व करने की कोशिश करिए, उससे ज्यादा आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, ठीक है। नाउ अब अगर ये हमारे पास हो गया है तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने पार्टिकल को क्या किया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही है, इसको मैंने यू स्पीड से फेंक दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसे जाके ऐसे आएगा। तो आपको बताना है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल in 2 seconds till it reach the top। ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई पार्टिकल को हमने यू स्पीड से फेंक दिया, आपको यू स्पीड दिया भी नहीं गया हुआ है, ठीक है। और आपको बोल के रखा हुआ है कि आपको बताना है कि लास्ट के 2 सेकंड में, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर स्पीड 0 हो जाएगी। तो मैंने बोला कि भाई फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड्स टिल इट रीच द टॉप। यानी जब वो टॉप पे पहुंचने वाला होगा तो लास्ट के 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन भी बन जाता है कि लास्ट के दो, मतलब ये लास्ट मतलब मैं टू रीच द टॉप का बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरी जर्नी के लास्ट बोल रहा हूँ। तो टॉप पहुंचने से 2 सेकंड पहले, 2-3 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, क्या ये डिस्टेंसेस यू पे डिपेंड करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपने इनिशियल स्पीड क्या दी है ये बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करेगा कि लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। और वो मैं बता सकता हूँ कैसे। अगर आपको याद होगा तो हमने एक इक्वेशन ये भी लिखी थी, ये तो पता ही है, S = UT + ½ AT², ये तो होता ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें इनिशियल स्पीड नहीं पता होती है, फाइनल पता होती है। तो हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने शायद बताया था वहां पर, इसकी जरूरत नहीं पड़ी अलग बात है, लेकिन हमने इसको बताया था S = VT - ½ AT²। तो अगर ये वाली इक्वेशन मैं इधर लगा देता हूं तो हमें पता है फाइनल स्पीड क्या होने वाली है, इधर क्या स्पीड होगी हमें नहीं पता मान लो। हालांकि निकाल सकते हो भाई, 2 सेकंड पहले तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, क्योंकि ग्रेविटी 2 सेकंड में 0 कर रहा है, तो ऑब्वियसली 2 सेकंड पहले 20 होगी। बट एनीवेज हमें जरूरत नहीं। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने की कितना हो गया होगा, तो हमें पता है फाइनल स्पीड 0 है, तो 0 × t -½ और g हमारे पास -10 बनने वाला है। g को तो आपको नीचे लेना ही पड़ेगा, आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है क्योंकि वेलोसिटी उसी तरफ है, तो डाउनवर्ड -10 तो लिखना ही पड़ेगा। और आपने बोला है 2 सेकंड लेने वाला है उसके बाद जहां से ले रहे हैं, तो हमारे पास जो s आएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना, 5 4 20। तो 20 मीटर हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फाइनली आ जाता है। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा वो 20 यानी 20 मीटर का होगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ 2 सेकंड ही नहीं, आप कुछ भी लो, एंड स्पीड आपकी 0 होने वाली है। यहाँ पर आप जितना सेकंड लिख दोगे आपको क्लियर कट मिल जाएगा। 1 सेकंड लेता तो 5 मीटर आता, ठीक है। तो लास्ट के सेकंड, अच्छा दूसरी बात है आप ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, यहां से यहां 2 सेकंड लगा तो यहां से यहां भी 2 सेकंड लगा होगा, राइट। तो यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। UT मतलब पहला 0 हो गया, ½ AT², इसमें आपका आ जाता 10 मीटर, सॉरी 20 मीटर, तो 20 मीटर आ गया उसका। तो इस तरह से हम ये भी थोड़ा पिक्यूलियर कंडीशन हमें देखने को मिलती है, राइट। इसमें भी आपके टर्निंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका टाइम दे देंगे, जैसे मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, है ना। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन कैसा है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन हमारे पास सिंपल ये है कि हमने ये बोल के रखा है कि भाई हमने इधर ये जो है वो 40 मीटर पर सेकंड हमने स्पीड यहाँ पर दे दी है, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास 10 है, तो वो तो है ही है। तो मैंने बोला कि भाई इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है कितना होगा, 2u/g करके हमारे पास 8 सेकंड का आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई t = 6 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टिल दैट टाइम। ये हमारे पास हो जाता है, ये आपको बताना है। दिस इज समथिंग विच इज देयर, राइट। इस तरह से हमने क्लियर किया होगा।
तो अब होता ये है कि ऐसा मोशन होगा। अब बेसिकली होता क्या है कि भाई हमने ये दिया हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड्स। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट आप चाहो तो निकाल सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पता है कि भाई यहाँ तक पहुंचने में इसका टाइम कितना लगेगा वो आप निकाल सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम निकालना है, तो आप निकाल लो भाई, वो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकल जाता है। v इक्वल टू यू प्लस at कर लो, कितना हो जाता है, फाइनल 0 है, इनिशियल 40 है, माइनस 10 t1, तो t1 की वैल्यू आ जाती है 4 सेकेंड। तो भाई आपका यहाँ कहीं होगा पार्टिकल 6 सेकंड पे, राइट, यानी पार्टिकल मुड़ चुका है, कहीं पर नीचे की तरफ जा रहा होगा, मुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप सीधा निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इक्वेशन यूज करो, मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में आ ही जाता है। तो इनिशियली हमारे पास 40 है इंटू 6 है, माइनस हाफ 10 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 240, और ये हो जाता है माइनस 5 इंटू 36, और ये हमारे पास हो जाता है कितना, 240 माइनस 3003 15318, ये हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाता है 0, और ये हो जाता है 60 मीटर्स का उसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा। ओके, नाउ सो यहां पर उसने 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। चलो, लेकिन हमें करना क्या है, हमें चाहिए डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल उसने टर्न कितना लिया। तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं उसको करने के लिए। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब भी टर्निंग ली जाती है तो आप क्या करो, टर्न तक का डिस्टेंस निकालो अलग अलग, आपका काम हो जाएगा। तो भाई यहां तक का आप अलग से डिस्टेंस निकाल लीजिए, मीटर पर सेकेंड है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S2। निकालो भाई, S1 कैसे निकालोगे, S1 आप निकाल लो, ut कितना है 40, जाने का टाइम हमने दे रखा है 4 है, माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, ये हो गया। तो कितना हो जाता है 160 माइनस 5 इंटू 16, कितना हो जाता है 160 इंटू 80, यानी क्या हो जाता है 80 मीटर हो जाएगा। तो 80 मीटर हमारे पास S1 हो गया। अच्छा, S2 हमारे पास क्या हो जाएगा, S2 विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u आपका 0 है उसमें, और नीचे गिर रहा है तो सीधा कितना हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, यानी 10 इंटू एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 सेकंड लगने वाला है, यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो 2 लगा लो, आपका सीधा कितना आ जाता है 20 मीटर। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि भाई 20 मीटर का यहाँ पर होने वाला है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, तो डिस्टेंस आप सीधा सीधा निकाल लो कि इतना आने वाला है। तो डिस्टेंस विल बी S1 प्लस S2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 80 मीटर, 20 मीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर। तो आराम से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया गया है, डिस्प्लेसमेंट कम ट्रेवल किया गया है, और इस तरह के आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। चलो भाई, थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद इसको रैप अप करते हैं। हालांकि देखो इसमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, द मोर प्रैक्टिस यू डू द बेटर यू गेट एट इट। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आपके मॉड्यूल में हो जाए या फिर कहीं आप पीवाईक्यू मिल जाए, इसके ऊपर जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। नई नई वैरायटी मिलेगी, नया नया सीखने को मिलेगा, और आपका स्ट्रांग बनेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग इसको करने के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है ग्राफ्स का। ग्राफ्स का करेंगे, ग्राफ्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, राइट। ग्राफ्स के बाद हमें करना होगा रिलेटिव मोशन इन 1D, एंड देन हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, प्रोजेक्टाइल के बाद फिर रिलेटिव इन 2D करेंगे, फिर रैप अप हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा। सो ये हमारे पास है। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने ये बोला कि यहां पर एक हॉट एयर बलून था, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा हमने ये बास्केट बना के रखा हुआ है, ये हमारे पास ऐसा है ये, और यहाँ पर हमारे पास एक हॉट एयर बलून ऐसे बना के रखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे हमारे पास दिया हुआ है, ऐसे हॉट एयर बलून है, और ये ऐसा हमारे पास दिया हुआ है हॉट एयर बलून, ठीक है, ऐसा। अब क्या होता है कि ये हॉट एयर बलून है ना, ये आपका ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है, और इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और हाथ में बॉल लिए हुए, बाद में गिराने वाला है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि भाई हमारे पास ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाता है ऊपर, एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, और ये वर्टिकली राइज कर रहा है, ठीक है, ऊपर। आफ्टर 5 सेकेंड्स मैन ड्रॉप्स द बॉल
ठीक है, तो आपको बोला गया फाइंड हाइट ऑफ बलून व्हेन बॉल टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो जब आपकी ये जो बॉल है वो ग्राउंड को टच करती है ये वाली, तो हमारे पास कितना हाइट पे वो होगा। ठीक है, ये हमें कमेंट करना है। तो एक बार ट्राई कर सकते हो आप, और नहीं आता है तो फिर आप इसको देखना फिर से मैंने कैसे करना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में होता क्या है। देखो इसमें बस एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी स्पीड से चल रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ और मैंने किसी चीज को पकड़ा हुआ है, तो उसकी स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड की होगी। तो जब मैं उसको जस्ट रिलीज करूंगा तो उसकी उस इंस्टेंट पे, उस मोमेंट पे स्पीड मेरी स्पीड के बराबर ही होगी। वो बात अलग है कि छोड़ने के बाद उसके ऊपर कुछ और फोर्सेस लगने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगी मेरे से। लेकिन उस इंस्टेंट पे जब मैं उसको छोड़ रहा हूं तो मेरी स्पीड और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होने वाली है। ठीक है, तो वही फंडा हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। उन्होंने बोला 5 सेकंड्स, तो 5 सेकंड्स में आपका जो बलून है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड्स पे यहाँ पहुंचा हुआ होगा। तो अगर मैं S1 की बात करता हूं तो S1 हमारे पास क्या हो जाता है, हाफ AT स्क्वायर बनेगा, बिकॉज इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 है। अब ये काफी लोग गलती करते हैं कि भाई हम बोल देंगे भाई यहाँ पर g है 10 और ऊपर 2 आ रहा है तो उनका 8 है नीचे की तरफ। ऐसा नहीं होता है, एक्सेलरेशन जो दिया जाता है वो नेट होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन रिलेटिव नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ बोला गया कि इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सब कुछ हटा घटा के सब कुछ जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। इसमें g को नहीं लेना है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, काफी लोग ये गलती करते हैं। तो जो एक्सेलरेशन दिया है वही मानना है, g का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। g के जितने भी इफेक्ट है सबको कैंसिल आउट करके उन्होंने नेट रिजल्ट दिया है। तो बेसिकली हमारे पास इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 ही है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 25 मीटर की हाइट पे ये होगा। पहली बात तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब ये वहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, आप निकाल लो u प्लस 80 करके। इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो हमारे पास 2 इंटू 5 यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी होगी। तो भाई बंदे की भी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, तो जब उसने छोड़ा तो बॉल की स्पीड भी आपकी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी उस इंस्टेंट पे। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो बॉल है वो आपने 25 मीटर की ऊंचाई से फेंकी है और उसकी इनिशियल स्पीड आपने 10 मीटर पर सेकंड रखी थी, आपने इसको छोड़ दिया तो बॉल आपकी इस तरह से जाएगी। वो बात अलग है कि हॉट एयर बलून में जो बंदा है उसको नीचे जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो बंदा है बलून में वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, और जैसे ही इसने बंदे को छोड़ा इसके ऊपर फ्री फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले उस पर 10 का इफेक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म से क्रिएट किया जा रहा होगा, उसके अंदर कोई मोटर लगा होगा या फिर बायोन्सी का इफेक्ट लिया जा रहा होगा, जो भी लग रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था, लेकिन जैसे ही बॉल छूटी उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट आने लग गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा पा रहे हैं अब, तो वो नीचे 10 से जाएगा। तो ग्राउंड में कोई बंदा खड़ा है उसको तो ये लगेगा कि बॉल ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, लेकिन वो है ना, वो 2 से ऊपर जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए बॉल पीछे रह जाएगी, वो ऊपर आ रही होगी। मतलब ये सिनेरियो कुछ होगा कि मान लीजिए यहाँ पर है, सेम था, ये हॉट एयर बलून है और ये आपका बॉल है, तो ये जा रहा था, इसको छोड़ा, फिर बाद में ये ऊपर निकल जाएगा, ये भी ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर ये नीचे चला जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा होगा, जिसकी वजह से हॉट एयर बलून वाले बंदे को तो लगेगा कि बॉल नीचे ही जा रही है, लेकिन ग्राउंड वाले बंदे को लगेगा कि पहले वो ऊपर गई फिर नीचे आई। राइट, तो हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है रेक्टिलिनियर मोशन का, जिसमें पार्टिकल टर्न ले रहा है। तो भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना होगा, -25 का होगा। इनिशियल स्पीड दे रखी है 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर यानी 5t स्क्वायर हो जाएगा, कर लीजिए। तो -5 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, तो बेसिकली t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं दैट विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 20 अपॉन 2। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 24 हो जाता है 2 रूट 6, 1 प्लस माइनस रूट 6, नेगेटिव टाइम इज नॉट एक्सेप्टेड, तो टाइम आपका हो जाता है रूट 6 प्लस 1 सेकेंड्स। तो इस तरह से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इतने टाइम बाद बॉल नीचे आएगी। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आंसर निकालूं कैलकुलेटर यूज करके, तो रूट ऑफ 6 इज 2.45 ले सकता हूं मैं इसको। तो 2.45 प्लस 1 इज 3.45, यानी बॉल को लगभग 3.45 सेकेंड्स का टाइम लगेगा नीचे तक पहुंचने के लिए। अब जब बॉल 3.45 सेकेंड्स तक पहुंचेगी तब तक ये भी तो 3.45 सेकेंड्स में थोड़ा ऊपर आ गया होगा,
हमें इसका हाइट बताना है उस जर्नी में, उस टाइम के दौरान, तो आपको ऐसा ये यहाँ पर ये डिस्टेंस उसने उसी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा वो हमें ये दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए क्या होगा। तो उस टाइम पे हमें पता है इनिशियल स्पीड तो 10 थी, यहीं से आप स्टार्ट कर लो भाई। यहाँ पर जब ये था, जब इसको बॉल को छोड़ा था तो इसकी स्पीड 10 थी, तो 10 थी तो S2 कितना ट्रेवल किया हुआ उसने, S2 इज व्हाट 10t प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर। उसकी एक्सेलरेशन तो हमेशा 2 ही रही ना ऊपर की तरफ, तो 10t प्लस 2 स्क्वायर, और 10t अगर मैं करूंगा तो t हमारे पास कितना 3.45 ले लो, तो 34.5 सॉरी दैट इज 34.5 एंड प्लस 3.45 का स्क्वायर। तो चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर देता हूँ, आपको यूज नहीं करना है, हालांकि वैसे जेईई मेंस ने अलाउ तो कर दिया है। ओके 34.5 तो 46.4025, तो 46.4025 मीटर्स। अगर कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक नहीं किया तो ऑलमोस्ट ये S2 है, लेकिन उन्होंने हाइट पूछा था, तो आपको ऑलरेडी पता है ये नीचे 25 मीटर है, ऊपर S2 है, तो टोटल हाइट कितना होगा बंदे का, तो आप निकाल लीजिए टोटल हाइट जो होगा। टोटल हाइट मैं इसको बोल रहा हूँ, तो ये हमारे पास टोटल हाइट है। ये जो टोटल हाइट होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल हाइट हमारे पास होगा 46 प्लस 25, तो 46.4025 प्लस 25, और ये हमारे पास कितना हो जाता है 5 5 10 1, और कितना हो जाता है 11 1 5 2 7, तो 71.4025 मीटर्स। ओके इस तरह से हम लोग इसको करने वाले हैं। ओके तो इतना हमारे पास है कि भाई इतना उसको हाइट वो ट्रेवल कर चुका होगा ग्राउंड के कंपैरिजन में जब आपकी बॉल ग्राउंड को टच करेगी। तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल भी कि एग्जॉस्टिव मैंने बता दिए सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहे। अगर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा जिसको हम लोग करवाएंगे, बट ये ऑन टॉप ऑफ माई हेड मैंने ये जितने भी बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए। तो देखते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आज रैप अप करते हैं। तो मोशन इन द ग्रेविटी मैंने जैसे कि आज पूरा आपको करा दिया, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा मैं आपको ग्राफ्स खत्म करवा दूंगा, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए ताकि हम एनएलएम पे आ सकें, क्योंकि एनएलएम में लोगों को ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वहां पर हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो हमें जाना तो क्रोनोलॉजी में है, काफी लोग बोल रहे थे कि वर्क पावर एनर्जी या फिर सेंटर ऑफ मास करवाओ, बट प्रॉब्लम है कि हमें क्रोनोलॉजिकली जाना पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर मैं पहले वो लेक्चर्स डाल देता हूँ बिफोर दिस, तो वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स आएंगे, वो बोलेंगे कि ये कैसे आया वो कैसे आया, तो उसके लिए मुझे फिर से एक्सप्लेनेशन के लिए नई वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो बेटर यही कि हम लोग क्रोनोलॉजिकली जाएं, तो इट विल नॉट बी वेरी फास्टर बट इट विल बी वेरी एफिशिएंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं एंड देन विल रैप अप टुडे। ओके नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी में। चलो मैं एक टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, चलो वो वाला करवा देते हैं। तो मैंने बोला कि भाई अगर एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने बोला कि एक हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, इस बिल्डिंग से मैं 3 बॉल को मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, ठीक है। इस बॉल को मैंने u स्पीड से ऊपर फेंका, इस बॉल को मैंने u स्पीड से नीचे फेंका, और इसको मैंने 0 स्पीड से छोड़ दिया, इसको ड्रॉप किया। तो ये वाली बॉल क्या हुई, ये वाली ऊपर जाएगी और ऊपर से फिर नीचे आ जाएगी सीधी, ये वाली बॉल सीधी सीधी नीचे आएगी, और इसको क्योंकि मैंने ड्रॉप किया है तो हमारे पास ये भी सीधी सीधी जस्ट ड्रॉप होके नीचे आएगी, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं कि हमारे पास है बॉल नंबर 1, ये हमारे पास बॉल नंबर 2, और ये हमारे पास है बॉल नंबर 3, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि बॉल नंबर 1 का टाइम पीरियड मैंने बोल रखा है T1, ठीक है, बॉल नंबर 3 जो है उसका टाइम पीरियड मैंने T2 बोल रखा है, तो आपको बताना है कि बॉल नंबर जो 2 है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, राइट। इसको अगर मैं सिंपली चाहूं तो कैपिटल T लिख देता हूं, ठीक है।
हमें T1 T2 के टर्म्स में निकालना है और हमें हाइट भी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ T1 T2। ये हमें गिवन है, ठीक है, दीज थिंग्स आर गिवन, राइट। इनके टर्म्स में हमें सारी चीजें निकालनी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी है, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं। देखो तो यहां पर क्योंकि तीनों बॉल्स के लिए हमें इक्वेशंस लिखनी है, तो मैं यहां पर सेट कर देता हूं कि भाई ये लाइन ओरिजिन बन जाती है, मैं ऊपर पॉजिटिव लेने वाला हूं सबके लिए और नीचे नेगेटिव लेने वाला हूं सबके लिए, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रूल लगा रहा हूं सभी पे, अलग अलग रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब होता क्या है कि देखो पहली वाली बॉल की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट बॉल के केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हुआ है, तो माइनस एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी, सॉरी गलत कर दिया, इसकी स्पीड हमारे पास नीचे की तरफ है u, तो माइनस यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया डाउनवर्ड में। मैं बात करता हूं थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में भी क्या होगा, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूं तो सेकंड वाले में सीधा बन जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, अज्यूमिंग कि उसका हमारे पास ऐसा दिया हुआ है। अब होता क्या है देखो, अब मैं क्या करता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इन दोनों इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन तक आने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करूंगा पहले कि मैं फर्स्ट वाले में आपको T2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा और उसमें सेकंड वाली इक्वेशन ऐड करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग T1 और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एच टी टू और नीचे वाले को ऐड कर रहा हूं माइनस एच टी वन इज इक्वल टू माइनस यू टी वन टी टू माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर टी टू, ठीक है, उसको ऐड कर दिया यू टी वन टी टू और माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर टी वन, ये हमारे पास है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो हमारे पास हो जाता है माइनस एच टी वन प्लस टी टू, ये हमारे पास होता है। तो इन दोनों को कट कर दीजिए, ये हमारे पास होता है माइनस हाफ जी टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू, ये और ये चला जाएगा, कट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास फाइनल क्या बनने वाला है, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी वन टी टू, ये बन गया। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, बिकॉज ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तो रख दो बराबर भाई, तो हमारे पास क्या होगा, इससे सीधा मिलता है कि जो कैपिटल टी है वो अंडर रूट ऑफ T1 T2 होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि भाई अगर आप यू मैटर नहीं करता, आप जितनी स्पीड से इसको भेज रहे हो उसी स्पीड से अगर नीचे भेज रहे हो, दोनों का टाइम अगर T1 या T2 है, तो जो ऐसी बॉल जो उसी हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो तो उसका टाइम ज्योमेट्रिक मीन होता है उन दोनों के टाइम के, अंडर रूट ऑफ T1 T2 होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई हमने किसी तरह से इन दोनों को इक्वेशन को मैनिपुलेट करके उसके इक्वेशन जैसा बना दिया, फिर कंपेयर कर लिया, यू वहां पर गायब हो चुका है, दोनों यू को उड़ाया और उसमें यू था नहीं, उसके जैसा बनाया, आ गया। इतना टाइम पीरियड लगता है अगर आप इनिशियल यू को जीरो रखोगे, यहाँ यू जीरो है, यहाँ पर भी यू जीरो है। अब हमने बोला था भाई टाइम तो आ गया हमारे पास, भाई ज्योमेट्रिक मीन है दोनों टाइम का। अब ये भी बोला जाता है कि भाई आप ये भी बताओ कि आपका ये कितना होगा। तो देखो भाई करते हैं कैसे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हाँ ये भी आ ही गया, मेरे को अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका आ गया ना, ये टाइम का आ गया और ये एच आप अलग से इसी को रखो, अगर इस इक्वेशन कंपेयर मत करो तो एच कितना आ जाता है, हाफ जी टी वन टी टू आ गया। तो आपका एच भी आपका टी वन टी टू के टर्म्स में आ गया, एच भी आपका यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा और भी क्वेश्चंस थे, मैं और भी कराना चाहता हूँ, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आई वांट टू सॉल्व फॉर यू, बट अभी हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते बिकॉज हमें आगे वाले टॉपिक्स भी कवर करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते थे, जितनी ज्यादा वेराइटीज बन सकती थी, वो मैंने एज अ क्वेश्चन आपको करवा दिया और उसको समझाने की कोशिश की बाय डूइंग क्वेश्चंस, जो कि जेईई मेंस और एडवांस में चाहिए होते हैं। थ्योरी सिर्फ रटने से या फिर उसको पढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं होता। तो जितना सॉल्विंग करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है उस टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ्स को स्टार्ट करूंगा, उसको भी मैं एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।